बच्चों हमने डिडक्शन ऑफ टैक्स वाला चैप्टर शुरू किया था, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स किया था। अब बात यह आती है कि मैंने उसमें आपको ब्रीफली बताया था कि व्हाट इज टीडीएस और उसके क्या क्या बेसिक टर्म्स यूज होते हैं, उसमें क्या क्या रूल्स, बेसिकली टीडीएस कब कटता है, ये सब। अब बात यह आती है कि किस किस इनकम पर कौन कौन ऑथराइज है टीडीएस के लिए, ठीक है, टैक्स को डिडक्ट करने के लिए, और कितनी इनकम पर ऑथराइजेशन वो मिलता है। वो सारे जो डिटेल में हम सारे के सारे टीडीएस के पॉइंट्स अब हम करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है बच्चों, एक चीज बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू जस्ट आई वांट यू टू गो थ्रू दिस चार्ट। देखो ये टीडीएस के जितने भी रूल्स हैं, ये सारे के सारे इसमें कौन कौन सी पेमेंट्स कवर होती हैं, इसके सारे सेक्शंस जो हैं बच्चों 192 से लेके 196D तक सारे के सारे सेक्शंस हैं, जहां पर ये लिखा है कि किस पर्टिकुलर डिडक्शन के लिए कौन से सेक्शन के रूल्स एप्लीकेबल हैं। देखो 192 में सैलरीज है, 192A में एक्यूमुलेटेड टैक्सेबल पार्ट ऑफ पीएफ है, 193 में इंटरेस्ट है, 194 में डिविडेंड है, ठीक है। तो ये सारे हैं, देखो 194A 194AB। तो ये अगर हम मूव ऑन करते रहे तो ये 196D तक जाता है। अब मैं ये आपको ये सारे सेक्शंस करवाने वाली हूँ। तो सबसे पहला मैंने आपको 192 करवाना है, डिडक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम सैलरी। तो इसमें क्या रूल है बच्चों कि कोई भी पर्सन जो कि किसी भी पर्सन को, दूसरे पर्सन को सैलरी पे कर रहा है, तो उसकी ये ड्यूटी बनती है कि जिस भी पर्सन को वो सैलरी पे कर रहा है उसकी एस्टिमेटेड इनकम फाइंड आउट करे, और यदि उसकी एस्टिमेटेड इनकम मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा बनती है और टैक्सेबल लिमिट में आती है तो उसको उसके ऊपर से उसको टैक्स को पेयर को जो है टैक्स डिडक्ट करना है, सैलरी पेयर को यानी कि एम्प्लॉयर को उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट करना होता है। सो दस द लॉ एसेंशियली रिक्वायर्स डिडक्शन ऑफ टैक्स। अब लॉ कहता है कि टैक्स डिडक्ट करना एसेंशियल है कब, जब भी पेमेंट इज मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय और वो पेमेंट सैलरी की है और वो पेमेंट मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज्यादा है, यानी कि जो मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट जो भी उस पर्टिकुलर ईयर की स्लैब होगी, ठीक है, तो अगर उस लिमिट से ज्यादा पेमेंट उस पर्सन की सैलरी की बनती है तो एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी बनती है कि एम्प्लॉय को सैलरी पे करने से पहले टैक्स को डिडक्ट करे। तो अब इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेट्स गो थ्रू इट। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, साइमल्टेनियस एम्प्लॉयमेंट विद मोर देन वन एम्प्लॉयर और ऑन चेंज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेक्शन 192 सबसेक्शन 2। मतलब कि कई बार कोई एक पर्सन जो है वो एक से ज्यादा जगह पर काम कर रहा होता है, ठीक है। तो साइमल्टेनियस एम्प्लॉयमेंट विद मोर देन वन एम्प्लॉयर की एक से ज्यादा जगह पर वो अगर काम कर रहा है, दूसरा एक ही साल में उसने अपनी नौकरी बदल ली, तब भी पहले कुछ साल के कुछ हिस्से में उसने किसी और एम्प्लॉयर के पास काम किया और बाद में किसी और एम्प्लॉयर के पास काम किया, तो इस केस में कौन सा एम्प्लॉयर जो है वो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल है। तो यदि कोई व्यक्ति, दोनों केसेस की हम बात करते हैं, पहला यदि कोई भी व्यक्ति जो साइमल्टेनियसली एम्प्लॉयड है विद मोर देन वन एम्प्लॉयर, तो ऐसे केस में वो अपनी जो भी टीडीएस की जो देखो सैलरी पेमेंट की डिटेल्स हैं दोनों में से या दो चार जितने भी एम्प्लॉयमेंट्स हैं उसकी, तो जो भी उसको सही लगता है, जिस भी एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय चाहे अपने पैन और बाकी टीडीएस की डिटेल्स दे सकता है, उसमें उसको वो बाकी सैलरी पेमेंट्स की भी पर्टिकुलर्स बताने होंगे और एक ही एम्प्लॉयर जो है वो डिडक्ट करेगा इस केस में टीडीएस। क्लियर? तो यहाँ पर दे रखा है ना कि एम्प्लॉय में फर्निश द पर्टिकुलर्स ऑफ सैलरी पेमेंट्स एंड टीडीएस टू द एम्प्लॉयर ऑफ हिज चॉइस, अपनी चॉइस के एम्प्लॉयर को वो दे सकता है। दूसरी बात, अगर उसने एम्प्लॉयमेंट चेंज की है तब, तो ऐसे केस में दो बातें हैं, द टीडीएस ऑफ अर्लियर एम्प्लॉयमेंट में बी फर्निश टू द सब्सिक्वेंट एम्प्लॉयर। तो वहां पर जितने भी टीडीएस, जितने भी पुरानी एम्प्लॉयमेंट की थी वो सारी की सारी, जो न्यू वाला एम्प्लॉयर है उसको सारी की सारी डिटेल्स एम्प्लॉय को देनी होती है। तो ऐसे केस में एम्प्लॉयर वो सारी डिटेल्स और पर्टिकुलर ऑफ सैलरी जो एम्प्लॉय की है वो सारी कंसीडर करेगा और उसके अकॉर्डिंग उसकी एग्रीगेट सैलरी फाइंड आउट करके उसके ऊपर टैक्स कंप्यूट करना और टीडीएस कितना डिडक्ट करना है वो एम्प्लॉयर एज पर रूल करेगा। नाउ when is tax to be deducted, टैक्स कब डिडक्ट करना है। सो द टैक्स लाइक जो टीडीएस है वो सैलरी में से सिर्फ तभी डिडक्ट करेंगे एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरी, यानी कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान से पढ़ो, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिडक्ट टैक्स फ्रॉम सैलरी अराइजेज ओनली एट द टाइम ऑफ पेमेंट, यानी कि जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी की पेमेंट करेगा उसी वक्त उसको
टैक्स को डिडक्ट करना है। तो इसका मतलब जब कोई एडवांस सैलरी या कोई एरियर सैलरी पे कर रहे हैं तब तो ऑब्वियसली has been paid, then the employer has to seek the same into account while computing the tax deductible। वही चीज बता रहा है कि चाहे सैलरी एडवांस पे कर रहे हैं, चाहे सैलरी एरियर पे कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग पे कर रहे हैं, इन एनी केस जब भी सैलरी पे की जाएगी उसी वक्त टीडीएस एम्प्लॉयर डिडक्ट करेगा। क्लियर? इट्स नॉट डिपेंडिंग अपॉन कि कब एक्रू हो रही है सैलरी, इट्स डिपेंडिंग अपॉन व्हेन द सैलरी इज पेड टू द एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर। Now the next point here is rate of deduction of tax। अब बात ये आती है कि किस रेट पर टैक्स डिडक्ट होता है सैलरी के केस में। तो बच्चों जो भी प्रिवेलिंग स्लैब होगी उस पर्टिकुलर ईयर की, उसके अकॉर्डिंग ही टैक्स कंप्यूट किया जाएगा एम्प्लॉय का, और जितना टैक्स बनता होगा उसका 1/12 वो जो है डिडक्ट किया जाएगा। दूसरी बात ये है कि जब भी टैक्स डिडक्ट किया जाएगा तो मैंने आपको बताया था कि सिंपल टैक्स की स्लैब्स होती हैं, उसके बाद आपको ये 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और ये सब लगता है, तो वो सब भी मिलाना है और उसका 1/12 करके डिडक्ट करना है। क्लियर? नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ टैक्स बाय एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स। तो यदि अगर एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से कैन मेक पेमेंट, I am just giving it a read first. The employer at his option can make payment of entire tax or part of tax due to non-monetary perquisites given to the employee। कि employer की मर्जी है कि वो employee को जो भी non-monetary benefits दे रहा है, perquisites पढ़े थे सैलरी के चैप्टर में, ये वही नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स दे रहा है तो उस केस में एम्प्लॉयर की मर्जी है कि वो चाहे तो पूरा टैक्स डिडक्ट करे या एक पार्ट ऑफ टैक्स भी डिडक्ट कर सकता है परक्विजिट्स पे, फिर वो बाद में एम्प्लॉय को खुद से पे करना होगा जितना भी रह जाएगा। ठीक है। सो द tax payable is to be determined at the average rate of the income tax computed on the basis of rates in force। मैंने ये भी बता दिया, जो भी prevailing rates होंगे उसी के ऊपर टैक्स कंप्यूट किया जाएगा, एंड द पेमेंट विल हैव टू बी मेड व्हेन सच टैक्स वाज अदरवाइज डिडक्टेबल। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, रिवीजन ऑफ एस्टिमेट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। यहाँ पर जो डिडक्टर है, जो भी एम्प्लॉयर है, डिडक्टर से यहाँ पर हमारा कौन बनेगा? एम्प्लॉयर ही है, उसी के पास राइट्स है टैक्स को डिडक्ट करने के, टीडीएस के, है ना। तो यहाँ पर डिडक्टर कैन मेक एडजस्टमेंट कि यदि उसने कि पूरे साल में अगर सब्सिक्वेंट डिडक्शन में, मतलब अगर उसको लगता है कि उसने पहले महीने की डिडक्शन कोई ज्यादा कर ली तो वो नेक्स्ट वाली कम कर सकता है, पहले वाले में उसने कम कर लिया तो नेक्स्ट वाली में ज्यादा कर सकता है। ये उसके पास राइट्स हैं कि वो बेसिक स्मॉल एडजस्टमेंट्स टैक्स से रिलेटेड खुद से कर सकता है। देखो यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है, अ डिडक्टर कैन मेक एडजस्टमेंट्स फॉर एनी एक्सेस और शॉर्टफॉल in the deduction of tax already made during the financial year in the subsequent deductions। यानी कि जो भी उसने उस ईयर में अगर उसको लगता है कि कोई भी डिडक्शन एक्सेस हो गई या शॉर्टफॉल हो गई तो सब्सिक्वेंट डिडक्शंस में, आने वाली डिडक्शंस में वो अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट्स कर सकता है। 6 पॉइंट देखो बच्चों, टीडीएस वेयर द सैलरी पेड इज नेट ऑफ टैक्स। यानी कि जहां पर सैलरी नेट ऑफ टैक्स पे की जा रही है वहां पर टीडीएस के क्या रूल्स होंगे। तो यहाँ पर वो कहते हैं व्हेन द सैलरी इज पेड नेट ऑफ टैक्स, ठीक है, देन फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स, पहले एम्प्लॉयर उस सैलरी को ग्रॉस करेगा, ठीक है, तो इंक्रीज करके मतलब उसको ग्रॉस लेवल तक लेकर के आएगा, फिर उसमें से टैक्स जितना बनता है वो डिडक्ट किया जाएगा। देखो यहाँ पर वही लिखा है, द इनकम इज टू बी इंक्रीज्ड to such an amount as would after the deduction of tax thereon be equal to the net amount payable as per the agreement or the arrangement। पहले वो उसको ग्रॉस करेगा, फिर उसमें से जितना टैक्स बनता है वो निकलेगा, फिर अकॉर्डिंगली नेट के इक्वली वापस सैलरी आ जाएगी, ठीक है। However, this provision is not applicable where the employer has made payment of tax on non-monetary perquisites। तो अगर वो non-monetary perquisites के पेमेंट एम्प्लॉयर कर रहा है तो वहां पर ये वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वहां पर पार्ट ऑफ द पेमेंट वाला ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। नेक्स्ट इज रिफंड ऑफ टीडीएस। रिफंड ऑफ टीडीएस में क्या है कि यदि एम्प्लॉयर ने किसी भी रीजन की वजह से टीडीएस एक्स्ट्रा कर लिया है, डिडक्ट कर लिया है, तो ऐसे केस में जो भी एम्प्लॉय है वाइल फाइलिंग हिज रिटर्न, वो जब अभी रिटर्न फाइल करेगा वहां पर वो रिफंड क्लेम कर सकता है, ठीक है। और
कितने टाइम तक कर सकता है? सिंस 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द टैक्स वाज डिडक्टेबल एट सोर्स। तो जिस ईयर का वो पर्टिकुलर टैक्स था, जिस ईयर से रिलेटेड टीडीएस डिडक्ट हुआ, उस ईयर से 2 साल तक कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता। The next point here is TDS on payment of accumulated provident fund balance। तो यदि किसी भी एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड पीएफ कटता है ना, उसका बहुत सारा इकट्ठा हो गया पैसा, अब वो एक्यूमुलेटेड बैलेंस है, ठीक है। तो जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पीएफ के पैसे मिले उस वक्त पे वो कितना टीडीएस काटता है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि यदि जो टीडीएस है, ठीक है ना, इसके रेट्स देखो, इनकम टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट द फॉलोइंग रेट्स। अब रेट्स बता रखे हैं, लेकिन वो रेट की कंडीशन क्या है कि यदि टीडीएस का जो पीएफ का बैलेंस है 50,000 से ज्यादा है और 50,000 है, यानी कि उससे कम नहीं है, मोर देन और इक्वल टू 50,000 है, ठीक है। और सर्विस का जो टाइम है वो 5 साल से कम, 5 साल के से कम टाइम में उसने 50,000 से ज्यादा पीएफ का एक्यूमुलेटेड बैलेंस हो गया, तो वाइल पेइंग इट टू द एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर उसका 10% डिडक्ट करेगा, ठीक है। और 10% कब डिडक्ट करेगा? इन केस फॉर्म 15G इज सबमिटेड बाय द एम्प्लॉय। और अगर ये सबमिट नहीं हुआ तो रेट अलग है, तो इस केस में ये रेट 30% हो जाएगा, ठीक है। 30% प्लस सरचार्ज प्लस सेस, क्लियर। और अगर पीएफ का बैलेंस 50,000 से कम है तो पैसे टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। हाउएवर देखो यहाँ पर ये रूल दे रखे हैं, नो टीडीएस शैल बी डिडक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस। अब वो केसेस क्या क्या है? ट्रांसफर ऑफ पीएफ फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। यदि पीएफ एक अकाउंट से दूसरे में जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, वहां पर एम्प्लॉय ने पैसे नहीं लिए। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, यदि एम्प्लॉय को सर्विस छोड़ी लेकिन उसने सर्विस क्यों टर्मिनेट किया गया, उसको उसकी इल हेल्थ की वजह से या उसका डिसकंटिन्यूएशन हुआ है, एम्प्लॉयर ने किया है ड्यू टू द जो भी टर्म्स थी, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, या फिर किसी ऐसे रीजन की वजह से उसकी जॉब जा रही है जो कि बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द मेंबर थी, ठीक है। तो अगर 5 साल से के बाद एम्प्लॉय पैसा निकालता है, देखो इफ एम्प्लॉय विड्रॉज द पीएफ आफ्टर अ पीरियड ऑफ 5 years ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस, ठीक है, तो भी उसका पीएफ जो है उसके ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा। अगर पीएफ का बैलेंस 50,000 से कम है तो भी पैसा नहीं कटेगा, ठीक है। एंड इफ एम्प्लॉय विड्रॉज अमाउंट मोर देन एंड इक्वल टू 50,000 विद सर्विस लेस देन 5 years बट सबमिट्स फॉर्म 15G अलॉन्ग विद पैन, तो भी पैसा टीडीएस में से टीडीएस नहीं कटेगा। ध्यान से समझो, 50,000 से कम है तो नहीं कटेगा, और अगर 50,000 से ज्यादा है और जो टाइम है वो 5 साल से कम है, विद सर्विस लेस देन 5 years है, तो और दूसरी कंडीशन वो फॉर्म 15G और HB सबमिट करा रहा है तो टीडीएस नहीं कटेगा। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू द रूल्स ऑफ सैलरी ओनली। ऐसे ही नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी के सेक्शन 193 के, दैट विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर।